हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल मूवमेंट। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें हमने अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918 तक। तो इस टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से नेशनल मूवमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू। भाई जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है लोगों के मन में, वो होता क्यों है, क्या कारण होते हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बढ़ने के लिए। तो उसके कारण हम देखेंगे कौन कौन से कारण हैं कॉजेज में हम देखेंगे। सबसे पहला कारण है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। लोगों के मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रियलाइज होती है। तो एक कारण ये है। सेकंड है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स। लोगों को जो है ब्रिटिशर्स का असली नेचर पता चल जाता है कि ये सिर्फ यहाँ पर इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए हैं, उनकी कोई भी हेल्प या उनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करते। थर्ड, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, जापान एज एशियन कंट्री। ठीक है। थर्ड है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो वॉर्स वगैरह हो रहे थे, ब्रिटिशर्स उनसे हार रहे थे। जापान जो एक एशिया की कंट्री थी वो एक उभर कर आई, तो हमें भी लगा कि जो हम भी हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। काफ़ी सारे जो मिलिटेंट स्कूल के विचारधारा थी वो भी लोगों के मन में पहुंच रही थी। ठीक है। पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, उस टाइम के जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनकी ऐसी काफ़ी सारी पॉलिसीज थी जो इंडियंस के लिए नहीं थी, उनको डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो उसके कारण भी लोगों के मन में जो था वो आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज अवेयरनेस एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। भाई एजुकेशन स्प्रेड हो रही थी, लोगों को पता चल रहा था कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लोग अवेयर हो रहे थे अपने राइट्स के बारे में। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्नाइजेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा था, जिसके कारण हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यून हो रही थी, इंडियनाइजेशन पे अफेक्ट पड़ रहा था। डिससेटिस्फैक्शन विद मॉडरेट्स मेथड, हमने देखा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक होते हैं मॉडरेट्स और एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो जो हमारे लोग थे, इंडियंस थे, लोग थे, वो जो मॉडरेट्स के मेथड से थे उनसे डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि उनके मेथड से ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था। इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप, अब जो भी चीज़ें हो रही थी उनके लिए एक लीडर आ गए थे जो एकदम ट्रेंड लीडर थे, जो अपने जो भी बाकी लोग थे उनको बहुत अच्छे तरह से लीड कर रहे थे। तो ये कारण थे हमारे नेशनल मूवमेंट्स के ग्रू होने के कारण पीछे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एक नेशनल मूवमेंट के तौर पे हम जिसको बोलेंगे वो कौन सा। जैसे था एक, अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। अब ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट जो मूवमेंट है ये शुरू क्यों हुआ, क्या कारण था। ये शुरू हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण, क्योंकि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया उसके कारण स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुए। अब हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल आखिर था क्या। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको शॉर्ट फॉर्म में POB करके लिखा है मैंने। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, ये जो प्रोजेक्ट है या ये किसने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1903 में। इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि बंगाल को जो है, आज का हमारा जो वेस्ट बंगाल है, जो बंगाल है उसको पार्टीशन कर दिया जाए, उसको सेपरेट कर दिया जाए या उसको दो भागों में बांट दिया जाए। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने बंगाल के पार्टीशन का प्रस्ताव रखा। और रीज़न क्या दिया, भाई लोगों को कोई ना कोई कारण तो देना होगा ना कि क्यों बंगाल को आप पार्टीशन कर रहे हो या क्यों उसको सेपरेट कर रहे हो, क्यों डिवाइड कर रहे हो। तो उन्होंने रीज़न दिया कि बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसको दो भागों में बांटेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल का आइडिया क्या था कि भाई किस तरह से इसको पार्टीशन करेंगे या किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। तो वो था कि एक होगा वेस्टर्न बंगाल, एक होगा ईस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल जो आज करंट टाइम पे हमारा इंडिया है, इंडिया का वेस्ट बंगाल है, उसमें कुछ सम पार्ट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, असम उनके भी इंक्लूड थे। और ईस्टर्न बंगाल जो करंट का बांग्लादेश है। ठीक है। वेस्टर्न बंगाल की कैपिटल होगी कोलकाता, ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल होगी ढाका। ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है वो डोमिनेट पॉपुलेशन है, उसकी मेजरली जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है। ईस्टर्न बंगाल में जो मेजरली पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इसका रीज़न साफ दिख रहा था कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एज अ रिलीजन के बेसिस पे इसको डिवाइड करें, हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन वाला एरिया और मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन वाले एरिया को। कांग्रेस का क्या टेक रहता है, इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है तो वो क्या करती है भाई, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ब्रिटिशर्स की तरफ से एक प्रस्ताव आया है उसको उसको
अपोज करती है या उसके साथ देती है। तो कांग्रेस जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करती है, ठीक है। अब अपोज करती है तो इसी समय पे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की चीज़ें प्रस्तावना आ जाता है, लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पता चल जाता है, तो इसी वक्त शुरू होते हैं एंटी पार्टीशन कैंपेन कि पार्टीशन के खिलाफ जो है कैंपेन शुरू होते हैं 1903 टू 1905 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट्स हैं, हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस वक्त तक विचारधाराओं में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है यहीं से उनकी विचारधाराओं में मतभेद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो मॉडरेट्स हैं वो अपने अर्लियर पुराने मेथड जैसे 3P मेथड्स के ऊपर ही चलना चाहते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उन मेथड्स पे नहीं चलना चाहते क्योंकि वो मेथड से कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, ठीक है। इस वक्त तक जो मॉडरेट्स अपने 3 पुराने जो भी पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट वाला मेथड है वो चालू रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से काम करना शुरू रखते हैं। एग्जाम्पल, इस टाइम पे बहुत सारे जर्नल्स, वीकली पत्रिकाएं शुरू होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिताबदी, संजीवनी एंड बंगाली, ठीक है। 1907 में हम देखते हैं कि इसी एंटी पार्टीशन ऑफ कैंपेन के थ्रू विचारधाराओं में सहमति ना होने के कारण जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ स्प्लिट फॉर स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट की, क्योंकि जो पुराने वाले अर्लियर मॉडरेट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो जो ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है इसको सिर्फ एक एरिया तक सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इसे पैन इंडिया तक फैलाना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है 2 भागों में। अब हम देखते हैं कि 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। तो ये सेशन कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। और इस सेशन में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो है सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज को, ये जो वर्ड है स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट, इसको सबसे पहली बार मेंशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मूवमेंट चल रहा था 1905 तक, जो है एंटी पार्टीशन कैंपेन चल रहा था। 1906 में या 1907 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट्स में। अब हम देखते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ये जो एक्सट्रीमिस्ट की लीडरशिप के अंदर कैसा काम करता है या क्या काम करता है। मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट की लीडरशिप में एक्सट्रीमिस्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले होते हैं वो क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं स्वदेशी या बॉयकॉट मूवमेंट को आगे पहुंचाने के लिए। तो इनके स्ट्रेटजीज होती हैं बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश गुड्स को एकदम से बॉयकॉट करना, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड इंडिजीनियस गुड, सेल्फ डिपेंडेंस, और ये हमारे जो स्वदेशी और इंडिजीनियस गुड्स हैं उनका प्रमोशन करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर इनकरेज करते हैं। कॉर्प्स ऑफ वॉलेंटियर्स और समितिज और वॉलेंटियर्स बनाते हैं, जिसमें से एक समिति का नाम होता है स्वदेश बंधव समिति, ठीक है, जिसके हेड जो होते हैं अश्विनी कुमार दत्ता होते हैं, ठीक है। स्ट्रीट प्लेस पब्लिक स्पीचेस, ठीक है, स्ट्रीट प्लेस करते हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़े कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इसको हम रोकें। तो स्ट्रीट प्लेस करते थे, पब्लिक स्पीचेस देते थे, ठीक है। इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल एंड मेलास, जो हमारे इंडिया के पॉपुलर फेस्टिवल्स थे, मेलास थे, उनका यूज़ करते थे लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल शुरू किए थे एज अ स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के रेफरेंस में, ठीक है। किस चीज़ पे एम्फेसाइज करते थे स्वदेशी मूवमेंट में? एम्फेसाइज किस चीज़ पे करते थे, किस चीज़ पे जोर देते थे? जोर देते थे सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भर बनो और आत्मशक्ति पे, ताकि ब्रिटिशर्स पे हम डिपेंडेंट ना रहे। स्वदेशी मूवमेंट स्टूडेंट्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर, ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसमें स्टूडेंट्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। सतीश चंद्र मुखर्जी जो है इन्होंने सेल्फ रिलायंस पे एक अपना न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था डॉन, ठीक है, डॉन सोसाइटी, सेटअप इन 1902। इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था डॉन, और ये डॉन सोसाइटी थी जो 1902 में स्टैब्लिश की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने क्या किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर? इन्होंने क्या लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोएम लिखी थी, रोट पोएम लाइक अमार सोनार बंगला इन द प्रोटेस्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में या उसके प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोएम लिखी जिसका नाम था अमार सोनार बंगला, जो कि करंटली बांग्लादेश जो कंट्री है उसका नेशनल एंथम है या नेशनल सॉन्ग है। हमने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, उसमें जो है स्टूडेंट्स भी
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये जो पार्टिसिपेशन है मास तक कैसे पहुंचा, मतलब आम जनता तक, पूरे लोगों तक कैसे पहुंचा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा था कि इस मूवमेंट को पैन इंडिया तक फैलाना, जिसमें ये कहाँ कहाँ तक पहुंचा, किन किन लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स का बराबर तौर पे इसमें पार्टिसिपेशन रहा, विमेंस का पार्टिसिपेशन रहा और मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन रहा। ऑन द डे ऑफ द पार्टीशन केम इनटू फोर्स, जिस दिन पार्टीशन हुआ भाई, जिस दिन पार्टीशन होना था वो दिन आया, तो लोगों ने आपस में रक्षाबंधन मनाया, एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी, जो कि सिंबल ऑफ यूनिटी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आता है सिमला डेपुटेशन एंड मुस्लिम लीग। कैसे मुस्लिम लीग बनती है, कैसे सिमला डेपुटेशन आता है इसी वक्त पे, सेम टाइम पे। तो 1906 में क्या होता है, सेम टाइम पे ये चीज़ भी चल रही है कि एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलाइट्स हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलाइट्स है जिसको सिमला डेपुटेशन कहा गया है। इसके लीडर होते हैं आगा खान, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी होते हैं, क्योंकि सिमला डेपुटेशन मुस्लिम ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलाइट्स है जिसको लीड करते हैं आगा खान, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है उस टाइम के वॉइस रॉय जो हैं उनके पास जाते हैं। ठीक है, ये सिमला डेपुटेशन लेकर आगा खान उस टाइम के वॉइस रॉय के पास जाते हैं और डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये डिमांड करते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए इलेक्टोरेट सेपरेट कर दिया जाए, ये इनकी डिमांड होती है। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, ये ग्रुप जो है सिमला डेपुटेशन आगे जाकर मुस्लिम लीग को ओवरटुक कर लेता है या मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर देता है। मुस्लिम लीग बनती है 1906 30 दिसंबर ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, तो यही जो है मुस्लिम लीग में या तो मर्ज कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मर्ज हो गया था, या इसी को फिर मुस्लिम लीग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आगा खान जो है वो मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से, जो उस वक्त के वॉइस रॉय होते हैं, और डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो ये इन चीज़ की डिमांड करते हैं हमारे उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के वॉइस रॉय से। अब क्या होता है, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन इन 1911। अब इस एनलमेंट का क्या होता है, मतलब होता है रद्द कर देना। अब क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो 1911 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको रद्द करने की घोषणा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त तक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी होने लग गई थी, तो वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या टेररिज्म को कर्व करने के लिए या उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए ऐसा झूठा एनलमेंट का जो है वो घोषणा करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट है कैसे फिजल आउट हो गया। स्वदेशी मूवमेंट फिजल आउट बाय 1908। वाई भाई, 1908 आते आते तक जो स्वदेशी मूवमेंट है वो कैसे एकदम से ख़त्म होने की कगार पे आ गया, क्या कारण थे। सेवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त थी, उसने जो मूवमेंट के जो भी लीडर्स थे उनको बहुत ही बुरी तरह से दबाया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को कोई सज़ा सुना दी, तो सबको बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने दबाया। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन फोकस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन फोकस की कमी थी, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही उस वक्त इस मूवमेंट के कारण ही स्प्लिट हो गया था, लोगों दोनों की विचार जो धारा थी वो आपस में मैच नहीं खा रही थी, तो वो लीडरशिप में भी दिखाई दे रहा था। वो स्प्लिट ऑफ नेशनलिस्ट रैंक, भाई जो बड़ी सी नेशनलिस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, उसमें स्प्लिट आ गया तो लोगों के बीच में तो आना बनता है। नैरो सोशल पीस, ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये बहुत कम जगह तक पहुंच पाया, पूरे पैन इंडिया तक जिस लेवल तक एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने सोचा था उस लेवल तक ये फैल नहीं पाया। गवर्नमेंट एक्ट फॉर रिप्रेशन, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस जो स्वदेशी मूवमेंट था इसको हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्ट लाए जिसकी वजह से जो है लोग दब जाए, जिसमें से पहला एक्ट लाया था सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1900 एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1900 एक्ट। उसमें ये लगा दिया था कि कोई भी न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के खिलाफ अगर ऐसी कोई चीज़ें लिखेगा या करेगा तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इंडियन प्रेस एक्ट 1910, प्रेस को अपने काबू में कंट्रोल में करने के लिए भी प्रेस एक्ट है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1900 एक्ट, और ऐसे बहुत सारे काफ़ी सारे जो है मूवमेंट्स को दबाने के लिए ये सारे एक्ट्स लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई। हमने देख लिया कि जो है गवर्नमेंट है जो वो उसने स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ही भयंकर तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से रिप्रेस किया, अलग अलग एक्ट्स लाकर। उसी बीच हमने देखा था कि जो शिमला डेपुटेशन है उसमें आगा खान जो लीडर थे वो लॉर्ड मिंटो से मिलने जाते हैं और बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं। तो उन बेसिस पे, और उसके बाद में एक आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, इसी को बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब इस रिफॉर्म या इस एक्ट के अंदर क्या लाया जाता है,
इससे पहले हमने देखा था एक्ट ऑफ 1858 आया था, उसके बाद में और भी कुछ एक्ट्स आते हैं, और ये एक्ट आया है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें क्या करते हैं, अब इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वो होते हैं मॉडले, और जो वाइसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड मिंटो। पहली बार इस एक्ट में फर्स्ट टाइम क्या बात की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। फर्स्ट टाइम इंडियन मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो वाइसराय की जो लेजिस्लेचर होती थी उसके अंदर पहली बार इंडियंस की मेजोरिटी थी। उसमें इंडियंस के पार्टिसिपेशन था, बट मेजोरिटी हमेशा ब्रिटिशर्स की होती थी, लेकिन पहली बार उसमें जो है इंडियंस की मेजोरिटी रखी गई। इलेक्शन इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, पहली बार इस रिफॉर्म के थ्रू इलेक्शन का इंट्रोडक्शन किया गया, लेकिन ये इलेक्शन जो थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोडक्शन किया गया, ना कि डायरेक्ट इलेक्शंस का। ठीक है। इंडियंस इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने देखा कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी, लेजिस्लेचर में तो इंडियन की मेजोरिटी कर दी, लेकिन वाइसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसके अंदर पहली बार एक इंडियन को लाया गया। वो पहला इंडियन कौन पर्सन था, वो पहले इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एज अ लॉ मेंबर वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट टू अपॉइंट। ठीक है। हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हीं के रिफॉर्म में सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दिया गया था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें मेंबर्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं। वोटिंग नॉट अलाउड टू इंडियन, और जो वोटिंग राइट होती है बजट वगैरह पर, वो इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता। ये हुआ हमारा मॉडले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती है, कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं और कौन से मूवमेंट्स चलते हैं। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के और भी लेक्चर्स देखने हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।